Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. This is Danish Subasam and I teach business. This is A2 Business June 22 session. और आज की जो ये लेक्चर है इसके अंदर आई विल बी डिस्कसिंग हाउ टू अटेम्प्ट पेपर 3 और पेपर 3 अटेम्प्ट करने के लिए जो इम्पोर्टेंट तरीन चीज़ है जो पहले मैं आपको प्रेमिसेस एक बता दूं कि पेपर 3 इज़ अ मैराथन पेपर. इट्स अ 3 hour पेपर और आप लोगों ने कभी अपनी ज़िंदगी में 3 घंटे लगातार किसी कॉन्टेक्स्ट के बारे में नहीं लिखा होगा. मैं तो ये कहता हूँ कभी 3 घंटे किसी से चैट भी नहीं की होगी आप लोगों ने. उससे पहले ब्लॉक या अनफ्रेंड हो चुके होते होंगे आपको. लेकिन पॉइंट ये है कि जो चीज़ इस पेपर के अंदर मुश्किल है या इस चीज़ के लिए प्रैक्टिस मांगती है या जिसके लिए आई ऑलवेज बिलीव कि ये शायद वो इस तरह का क्रैश कोर्स या इस तरह का कोई इसके लिए अवेलेबल होता नहीं है, क्योंकि इसमें कंटेंट इतना ज़्यादा अवेलेबल बुक के अंदर जो है उसको पढ़ के आप कुछ कर नहीं सकते. इंस्टेड क्या वो केस स्टडी समझो, ठीक है. और उसके बाद फिर आपकी एक प्रैक्टिस हो कि आप 3 घंटे तक लगातार उस बारे में आप लिख सकें. होता इस तरह से है कि जो फर्स्ट 2 hours जो होते हैं उसमें बच्चा नॉर्मली एग्जॉस्ट हो जाता है. जो लास्ट आवर जो है इट्स नॉट वेरी प्रोडक्टिव, और वो जो लास्ट आवर होता है वो प्रोडक्टिव ना होने की वजह से एकदम से मार्क्स लूज होते हैं, ग्रेड लूज होता है, मोरल लूज होता है, और इवेंचुअली बाय द एंड ऑफ द गेम सबके सब एक्यूज करते हुए आ रहे होते हैं इस चीज के ऊपर कि यार पेपर अच्छा नहीं हुआ, ये हो गया, छूट गया, ये किया, कंप्लीट किया, लेकिन उस तरह की क्वालिटी नहीं है. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डिस्कस ओवर हियर इज दिस कि आप लोग किस तरह से इस एक तरह के डिलेमा को या इस तरह की एक फेयर को आप कैसे ओवरकम कर सकते हैं. व्हाट आर द टिप्स एंड ट्रिक्स यू नीड टू नो कि आपका पेपर कंप्लीट भी हो जाए, आप जो है उस पेपर के अंदर लगातार 3 घंटे जो होंगे वो आपके उतने ज्यादा टफ आपको ना लगे. इंस्टेड कि यू विल बी रादर एंजॉयिंग दोस 3 hours, क्योंकि यू नो हाउ टू डेवलप योर आंसर एंड यू रियली नो कि आंसर्स को किस तरह से लिखना है. यू ऑलरेडी न्यू दैट दोस थिंग्स, ठीक है. सो बिफोर आई मूव ऑन कि वो क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, एक चीज को हमेशा प्लीज जहन में रखना कि ये जो आपके 2020 और 2021 के जो पेपर्स हैं, ये 2021 के आपके पास 8 पेपर्स हैं और 2020 के आपके पास 7 पेपर्स हैं. सही है. अब ये जो 8 और 7 पेपर्स हैं, बेसिकली दीज आर 15 पास पेपर्स. आई वुड रेकमेंड कि आप इन 15 पास पेपर्स की कंप्लीट प्रिपरेशन अपने पास रख लें. सही है. क्यों? उसके 2-3 रीजन है. पहला रीजन तो ये कि दीज 15 केस स्टडीज कवर्स अराउंड 90% ऑफ द कोर्स. सही है. 90% of the topics are there in these 15 case studies. और there are numerous instances, ये आप लिख कर रख लें या आप देख लें इस चीज को खुद से करके. आप ये 15 केस स्टडीज पढ़ें and you find a lot of scenarios getting repeated. Like एम्प्लॉयज के रिजेंटमेंट के बारे में बात तकरीबन मोरलेस एक तरह से की जा रही होगी. कभी कभी आपको गवर्नमेंट के लिहाज से परेशानी नजर आ रही होगी, गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज को चेंज कर रही है. कभी आपको ये चीज बार बार नजर आनी शुरू होगी कि जो इनके प्रेशर ग्रुप्स हैं, सही है, वो प्रेशर ग्रुप जो है कुछ एक्टिविटी कर रहा है जिसकी वजह से कुछ चीज गलत हो गई है और वो गलत के ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा प्रोपोगेट कर रहे हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ. बाज औकात ये आपको इन्हीं 15 केस स्टडीज में नजर आएगा कि दे आर गोइंग फॉर अ स्पेशल ऑर्डर. सही है. किसी ने उनको एक उनके अपने काम के अंदर करते करते एकदम से उनको स्पेशल ऑर्डर कर दिया कि यार आप इस स्पेशल ऑर्डर के लिए मेरे लिए काम करें, एंड देन दे आर लाइक कंसर्न कि हम ये ऑर्डर लें या ना लें, क्या करें. तो ये चीज ध्यान में रखो कि अगर आप ये 15 केस स्टडीज पढ़ लेते हो, ठीक है, इन 15 केस स्टडीज की रीड करने के बाद यू विल बी फाइंडिंग अ लॉट ऑफ कॉमन प्रॉब्लम्स अ बिजनेस इज फेसिंग. ठीक है. और इन्हीं 15 केस स्टडीज में से मैं इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करता आई कैन इजीली से दिस कि आप अगर ये 15 केस स्टडीज थॉरली पढ़ लेते हैं तो आपको क्वेश्चंस भी इन्हीं 15 केस स्टडीज में से ही नजर आएंगे, यानी टॉपिक्स भी यही होंगे. प्लस जो केस स्टडी का सिनारियो होगा वो भी उसके सर्टेन इंस्टेंसेस जो हैं वो भी इन्हीं 15 केस स्टडीज में से ही आपको रिपीट होते हुए नजर आएंगे. हाँ, बिजनेस की टाइप चेंज हो जाएगी. जैसे फॉर एग्जांपल एक एयरलाइन का बिजनेस आ जाएगा या किसी एनजीओ का बिजनेस आ जाएगा या किसी कोऑपरेटिव का बिजनेस आ जाएगा, वो ज्वाइंट वेंचर आ जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम्स जो वो फेस कर रहा होगा वो प्रॉब्लम्स वही प्रॉब्लम्स होंगी जो इन 15 केस स्टडीज के अंदर एग्जिस्ट कर रही है. सो एक तरह से समझ लो कि आपका ये 15 केस स्टडीज एक तरह का एक आपका सेफ जोन है कि इफ यू गेट these 15 केस स्टडीज डन, रेड प्रॉपरली, तो आप एक सेफ जोन में आ जाएंगे. क्या ठीक है, मुझे कम से कम तकरीबन 70 to 80% ऑफ द
कमिंग केस स्टडी जो जून 2022 के अंदर आने वाली है, उसके लिए आई एम प्रिपेयर्ड, ठीक है। और उससे रिलेटिव बेसिस के ऊपर कोई ऊपर नीचे बात आ सकती है, तो यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड कि हाँ यार केस स्टडीज में हमेशा कुछ इसी तरह की बात आती है, और जब ये मसला आता है तो मुझे ये लिखना पड़ता है, जब ये मसला आता है तो मुझे ऐसा सोचना पड़ता है, जब ये मसला आता है तो ये पॉसिबिलिटीज होती हैं। तो जब वो केस स्टडी में जब आप सीआई वाले दिन जाएंगे पेपर देने के लिए, और आप यू विल फाइंडिंग दोज रिपीटेड situations again या relatively repeated situations again, तो you will find कि यार मैंने पहले ये चीज पढ़ी हुई है, इस पढ़े हुए होने की वजह से मुझे मालूम है कि मैंने उस पर्टिकुलर मोमेंट पर क्या सोचा था। तो अब वो जो थॉट प्रोसेस जो बिल्कुल स्क्रैच से एक चीज स्टार्ट हो रही होती है, उस स्क्रैच से स्टार्ट नहीं होगी, वो सर्टन फाउंडेशन के बाद से स्टार्ट, ठीक है। और दैट इज गोइंग टू सेव टाइम, दैट इज गोइंग टू सेव एफर्ट, सही है। दैट इज नॉट गोइंग टू कंज्यूम यू मोर, तो इट्स बिकमिंग इजियर। तो आपको लगेगा ऐसा से बाय फेस ऑफ द पेपर आपको ऐसा लगेगा कि यार ये पेपर मुझे आता है, और व्हेन यू हैव दिस कॉन्फिडेंस कि मुझे पेपर आता है, देन एक तरह से ये खैर मेडिकल साइंस का ये है कि व्हेन यू फील कॉन्फिडेंट ना, तो आपके मेटाबॉलिज्म में से ऐसे एलिमेंट्स रिलीज होते हैं जो आपके दिमाग को पहुंचाते हैं, और दिमाग आपको इस चीज के बारे में कंफर्म करता है कि नहीं यार आई कैन डू इट, ठीक है ना। तो वो कॉन्फिडेंस के ऊपर जब आप बिल्ड करते हो ना अपने आप को, वो बहुत ज्यादा आपके लिए फायदेमंद है। तो ये साइकोलॉजिकल साइड है, ठीक है। और इट हैपेंस, सही है। ये मैं बिल्कुल इसलिए बात कर सकता हूँ क्योंकि देयर आर न्यूमरस इंस्टेंसेस जहां पर मेरे स्टूडेंट्स की डिस्टिंक्शंस आई हुई हैं, तो और वर्ल्ड डिस्टिंक्शंस भी हैं। तो अब उसमें पॉइंट यही है कि उनके साथ जब मैंने कभी बैठ के बात की, मैंने कहा व्हाट हैपेंड सर, द कॉन्फिडेंस जब हम पेपर पढ़ना शुरू कर रहे थे, उस वक्त का जो कॉन्फिडेंस था ना सर, दैट ट्रिगर्ड, सही है, दैट ट्रिगर्ड आवर माइंड। और उस कॉन्फिडेंस के बिहाफ पर हमने जब आंसर स्ट्रक्चर करना शुरू किया, तो हमारा आंसर स्ट्रक्चर बेहतर हो गया। तो ये एक बहुत बेसिक साइकोलॉजिकल चीज है। प्लस ये उन लोगों के साथ भी है जिनके डिस्टिंक्शंस आए हुए हैं, ये उन लोगों के साथ भी है जिनके एस्टेरिक्स आए हुए हैं, दोज हु हैव इंप्रूव्ड देयर ग्रेड्स फ्रॉम डी टू बी, डी फॉर दानिश एंड बी फॉर बलून, सही है, सी से एस्टेरिक्स मूव किए हैं। तो ये सब के मूवमेंट्स आते हैं, और उनसे जब कभी मैंने कॉमन पॉइंट मैंने उनसे पूछा, मैंने व्हाट रियली हैपेंड, जी कॉन्फिडेंस वाज देयर। तो ये कॉन्फिडेंस आपको होना चाहिए, और कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब आप ये 15 केस स्टडीज को आप लोग रीड आउट करें, ठीक है। पहली चीज तो ये। अच्छा, दूसरी चीज ये कि जब हम लोग आंसर्स कर रहे होते हैं, तो ये चीज याद रखो कि एक अच्छे आंसर के अंदर, एक अच्छा केस पेपर 3 के अंदर कौन से पैरामीटर्स हैं जिनको हम लोगों ने जहन में रखना है, ठीक है। पहला पैरामीटर जो है, रीड केस स्टडी रीडिंग, सही है। और केस स्टडी रीडिंग के लिहाज से मैं फिर वही बात करूंगा जो मैंने पेपर 2 से रिलेटेड बात की थी, कि केस स्टडी रीडिंग के अंदर आपको एक थॉरो टाइम देना है, और ये थॉरो टाइम इस केस स्टडी का मैक्सिमम 15 मिनट, सही है। और ये मैक्सिमम टाइम, ठीक है, ये मैक्स टाइम है जो आपने इसको देना है, 15 मिनट आपने देने और केस स्टडी को आपने पढ़ना है। रिमेंबर, पेपर हमारे पास 3 घंटे, सही है। और 3 घंटे के अंदर अगर मैंने केस स्टडी सही तरीके से नहीं समझी हुई होगी ना, तो मैं उसकी प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊंगा। जब मैं उसकी प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊंगा, तो मैं उसके लिहाज से सही सॉल्यूशंस नहीं दे सकता, और जब मैं उसका सॉल्यूशन सही नहीं दे सकता, तो डेफिनेटली इट्स नॉट गोइंग टू बी वर्दी टू स्कोर मार्क्स, ठीक है। क्योंकि केस स्टडी कह कुछ और रही है, मेरा आंसर कुछ और है, चाहिए कुछ और, तो वो इट्स नॉट गोइंग टू बी अ गुड ट्रायंगल, ठीक है। ये ट्रायो को अच्छा बन, कॉम्बो को अच्छा बन नहीं रहा। जो कॉम्बो अच्छा नहीं बन रहा, तो एग्जामिनर इज नॉट हैप्पी एंड ही इज नॉट गोइंग टू गिव यू मार्क्स, ठीक है। तो ये चीज ज़हन में रखें कि जब आप रीडिंग केस स्टडी कर रहे हो, तो आपको क्या क्या चीजें ज़हन में रखनी है। नंबर 1, इसमें से पहली चीज जो आपको ज़हन में रखनी है, उसका लीगल स्ट्रक्चर, ठीक है। ये लीगल स्ट्रक्चर के बारे में आपको क्लियर होना चाहिए। ये जॉइंट वेंचर है, ये पब्लिक लिमिटेड है, प्राइवेट लिमिटेड है, सर्विसेज है, पब्लिक कोऑपरेशन है, व्हाटएवर, ये है क्या, ठीक है। एक तो ये चीज। दूसरी चीज आपको इसके अंदर जहन में रखनी है कि उसकी जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स है, एग्जिस्टिंग इश्यूज, सही है, विद रिस्पेक्ट टू ईच डिपार्टमेंट, ये आपकी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। क्योंकि याद रखो कि हर डिपार्टमेंट में से एक एक क्वेश्चन जरूर आए, ठीक है। यानी एचआर में से क्वेश्चन आएगा, मार्केटिंग में से क्वेश्चन आएगा, फाइनेंस में से क्वेश्चन आएगा, ऑपरेशन में से क्वेश्चन आएगा, बिजनेस एनवायरनमेंट से क्वेश्चन आएगा, स्ट्रेटेजिक यूनिट में से क्वेश्चन आएगा, लास्ट, ठीक है। और इसमें कोई दो राय। तो अब आपको अगर उस डिपार्टमेंटल इशू के बारे में क्लियर है कि यार ये डिपार्टमेंटल इशू क्या है इसका, और उसके लिहाज से आपको
ये जहन में रखना कि यार इस इशू का बाकी इश्यूज पे क्या अफेक्ट होगा, क्योंकि यू विल बी गिवन अ केस जिसमें कोई एक मसला नहीं है, देयर आर गोइंग टू बी सेवरल मसले। ठीक है, कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है, एक्सचेंज रेट का मसला आ रहा है, प्रोडक्ट खराब हो रही है, लोग छोड़ के जा रहे हैं, कंपनी छोड़ के जा रहे हैं, कस्टमर नाराज हो रहा है, ग्रोथ भी मुझे करनी है, लोन ज्यादा लिया हुआ है, स्टॉक के अंदर मसला आया हुआ है, डिलीवरी टाइम मसले कर रही है, जो कुछ भी हो सकता है, सारे मसले हैं। अब आपको इन मसलों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि कैन यू प्रायोरिटाइज। ठीक है, कैन यू गिव इंपॉर्टेंस। सही है, कैन यू सेट द प्रायोरिटी ऑफ ईच प्रॉब्लम। ठीक, तो इसके लिए यू मस्ट अंडरस्टैंड द केस फर्स्ट, इंस्टेड कि आप उनको, आपको पता ही ना हो कि यार इन्फ्लेशन बढ़ गया, क्योंकि अगर मैंने केस स्टडी नहीं पढ़ी तो केस स्टडी में एक इंस्टेंस दे दिया गया कि जी इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, जिसकी वजह से वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जा रहा है, और गवर्नमेंट ने एक तरह से कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी को अप्लाई किया हुआ है, और वो इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाएगी सो दैट वो इन्फ्लेशन कम कर सके फॉलोइंग ईयर्स के अंदर, या ग्रांट्स या सब्सिडीज को कम कर रही है। कुछ इस तरह की बात हो सकता है, शुरू के पैराग्राफ या बीच में किसी केस स्टडी में बात की गई, आपने पढ़ा ही नहीं है, केस स्टडी पढ़ी ही नहीं है आपने, और आप जाके वहां पर कह रहे हैं बैंक लोन ले लो फाइनेंस क्वेश्चन के अंदर के, कोई बात नहीं जी बैंक लोन ले लो, बैंक लोन कर लेंगे, उससे भाई वहां पर तो इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, आपने तो रेफरेंस लिया ही नहीं है उस चीज का कि वो जो इम्पैक्ट केस का बताया हुआ है वो इम्पैक्ट आप उसे कवर कर पा रहे हो नहीं कवर कर पा रहे हो, तो यू आर गोइंग आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। सी, नंबर नंबर 3, जो तीसरी जो चीज है कि ठीक है, अब आपका जो तीसरा जो पॉइंट है वो ये है, इट इज योर बिजनेस, इट इज नॉट समवन्स बिजनेस। ठीक है, ये आपका बिजनेस है, बी दैट पर्सन हु रन्स बिजनेस। ठीक है, जिसमें उस बंदे का नाम लिया गया है, कुछ भी दिया गया है, whosoever the manager is, whosoever the owner is, whosoever the director is, या जिससे डिफरेंट, आपने वो बंदा बन जाना है, यू हैव टू इम्पर्सनेट कि यार मैं अब वो बंदा हूं, नाउ आई एम फेसिंग सच प्रॉब्लम्स, आई हैव स्टार्टेड दिस बिजनेस, आई ओन दिस बिजनेस, I literally dreamt about this business and this venture, and I have started, and now I'm facing these problems. So it is really, it's my baby, सही है, and I need to overcome these problems because this is my interest, this is my venture, this is my dream that is coming true, that just came true. और अब इस ड्रीम को आगे लेके जाने के लिए मुझे प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे हैं और मुझे उन प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना, ये माइंडसेट जब आपका होता है तो उस माइंडसेट में बहुत सारे ऐसे डिसीजंस जो आपने एज अ थर्ड पर्सन किसी को आप कन्वे कर रहे होते हैं, वो आप कन्वे नहीं करते क्योंकि दे आर नॉट प्रैक्टिकल। ठीक है ना, तो अब ये वो प्रैक्टिकल, अब जब आप अपने लिहाज से बिजनेस को सोच रहे होते हैं कि मेरा बिजनेस है, मैंने मसले रिजॉल्व करने क्योंकि मेरा ये इंटरेस्ट है इसके अंदर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, तब आप बहुत ज्यादा रैशनल होकर डिसीजंस लें। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो यू हैव टू थिंक दैट इट इज योर ओन बिजनेस, इंस्टेड कि आप किसी और को एडवाइस करने से बेहतर ये है कि आप एडवाइस में, तो हम बहुत सारी एडवाइस करते हैं ना फिर। ठीक है, तो इसलिए वो एडवाइस सिस्टम नहीं चल रहा, आपने अपने आप को समझाने, क्योंकि यू आर फेसिंग दिस म्यूजिक, दिस प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो अब आपको देखना है कि किस तरह से चीजें सही हो सकती है, तो यू हैव टू own that business and it is your business, and now you are facing these problems, whatever the problems are given in the case study, so you need to know क्या, अच्छा अब ये how important या how necessary it is to resolve these issues। तो फिर जब रिजॉल्व की तरफ जाओगे तो रिजॉल्व के लिहाज से जो सॉल्यूशंस होंगे वो भी रैशनल और रियलिस्टिक से होंगे, प्रैक्टिकल से होंगे, वो इम्प्रैक्टिकल सी बातें नहीं होंगी। ठीक है, तो वो चीजें जो हो डेफिनेटली काम हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके किसी दोस्त का कोई मसला हो जाए तो आप उसको शायद ये कह सकते हैं, अल्लाह मालिक है, अरे टेंशन नहीं ले यार, बुरा टाइम आता है, हर एक पे आता है, फिर अच्छा टाइम भी आता है। सही है, आफ्टर एवरी डार्क देयर इज अ लाइट। सही है, या आफ्टर एवरी देयर इज, आफ्टर एवरी नाइट देयर इज डे, और ब्ला ब्ला ऐसा के जो भी स्टेटमेंट्स आप लोग बोलते हैं दूसरे के लिए, तो आप भाई यू आर इन दैट डार्कनेस राइट नाउ। सही है, एंड यू आर फेसिंग दैट फियर, तो व्हेन यू आर देयर, तो अब आपको, आपके लिए तो एक मिनट गुजारना मुश्किल हुआ होगा ना उस जगह पर, तो उस वक्त के लिहाज से फिर आपको चीजें सोचनी, तो ये बहुत जरूरी चीज है। नंबर 4, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इज देयर फ्यूचर प्लान। हमेशा याद रखना, केस स्टडी में जितने भी मसले, केस स्टडी कितनी ही बुरे हालात में क्यों ना हो, वो फ्यूचर के प्लान्स के मतलब जरूर सोच रही होती है, और फ्यूचर प्लान्स आपके बिल्कुल क्लियर होते हैं कि जी रिगार्डलेस ऑफ दीज प्रॉब्लम्स, दिस इज व्हाट वी आर एमिंग, और दिस इज व्हाट वी आर थिंकिंग अबाउट। तो इसका मतलब ये है कि नॉट ओनली दे हैव टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स क्विकली एज पॉसिबल बिकॉज दे हैव टू गो फॉर देयर फ्यूचर प्लान्स, दे हैव टू इंश्योर कि देयर फ्यूचर प्लान्स आर फूल प्रूफ। ठीक है,
तो इसको भी जहन में रखना है आपने व्हेन यू आर रीडिंग द केस स्टडी, एंड फॉर दैट यू मस्ट बी प्रैक्टिसिंग दिस पर्सपेक्टिव। जब आप ये 15 गिवन केस स्टडीज जो मैंने आपको ऊपर बताई हैं, आप जब इन 15 केस स्टडीज को पढ़ रहे हो तो इस लिहाज से आपने माइंडसेट डेवलप करना, ठीक है। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जब कभी भी आप कोई केस स्टडी पढ़ रहे हो तो आपने उसके जो टेबल्स हैं, अगर उसके अंदर कोई फिगर्स आ गई हैं, सही है, उसमें कोई अपेंडिक्स आ गए हैं, सही है, यू रीड देम थॉरली। 90% मैंने बच्चे को देखा है कि वो कहानी पूरी की पूरी पढ़ के अपेंडिक्स को छोड़ देता है, ठीक है। और जब वो फाइनेंस साइड पे जाता है, जब वो ऑपरेशन साइड पे जाता है, जब वो कैलकुलेशन साइड पे जाता है, तो वो अपेंडिक्स रेफर हुआ वो, तो जब वो अपेंडिक्स रेफर हो रहा होता है ना, तो उस वक्त उसके, और वो अपेंडिक्स पे पहुंचता कब, या तो क्वेश्चन नंबर 2 पे पहुंचता है, क्वेश्चन नंबर 4 पे पहुंचता है, ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स। जब क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 4 पे पहुंचता है तो पहले वो बहुत सारी बातें कर चुका होता है, इररेलेवेंट या रिलेटिवली लेस रेलेवेंट वाली कहानी कर चुका होता है, और जब वो टेबल का देखता है तो जब वो दोबारा जाता है तो वो एग्जॉस्टेड माइंड के साथ जाता है, ठीक है। तो पहली चीज जो पहली वो परेशानी ले चुका, तो उस तरह से उसको इंटरप्रेट नहीं कर सकता। The idea behind this, कि first 15 minutes of the paper are the most active minutes, सही है, and they are the, your mind is at its most efficient state, ठीक है। तो उस 15 मिनट को आप मैक्सिमम इस्तेमाल करें, और मैक्सिमम इस्तेमाल करने से आपको फायदा क्या होगा, यू विल एब्जॉर्ब द होल केस स्टडी। One of my students, I never recommend this thing, but it worked out for him. वो करता है इस तरह से, थ्रू आउट उसको करता था, उसने एएस में भी ऐसे किया था, उसने A2 में भी ऐसे किया था, मिड्स मॉक्स और एग्जाम्स में भी उसने इस तरह से किया था, एंड गॉट द A स्टार, नॉट डिस्टिंक्शन बट A स्टार। वो करता है इस तरह से था कि he reads the whole case study and then he translates that case study in Urdu and make a कहानी। वो एक कहानी बना लिया करता था मेरे दिमाग के अंदर, यार ये कुछ ऐसे, ये ऐसे, और वो करेक्टर्स अपने ज़हन में, वो बहुत फिल्मी किस्म का बच्चा था, तो वो ना बहुत सारे करेक्टर्स बनाकर ना अपने ज़हन में बिठा लिया करता था कि ये बंदा वो है, बंदा वो है, इसने ये काम किया, वो काम किया, ये ऐसे हुआ, वो कहानी बना ली। अब वो कहता है सर जब मैं कहानी बना लेता हूँ ना, तो अब मुझे उस कहानी बनाकर उसको रेफर करने में मुझे मसला नहीं होता। इंस्टेड आई गो बैक एंड रेफर के ये वाली बात कहाँ की गई है, एंड कम बैक टू द माय क्वेश्चन एंड आंसर, एंड वहां पर मैं उसको लिंक करना शुरू करूँ, मुझे वो पूरी कहानी याद होती है। हाँ, सिर्फ नंबर्स याद नहीं होते, वो नंबर्स याद ना होने की वजह से आई जस्ट गो बैक एंड रेफर दोस नंबर्स, लेकिन जो चीज मुझे एक कॉन्टेक्चुअल जो लिंक चाहिए होता है, वो मैंने पहले से अपने दिमाग में केस स्टडी बना ली होती है, एंड देन आई स्टार्ट राइट इट आउट अकॉर्डिंग टू दैट केस स्टडी। तो याद रखें, केस स्टडी के अंदर तकरीबन आपको 125 से 140 या समटाइम 165 लाइंस तक भी चली जाती है, ठीक है। ये केस स्टडी जो है, याद रखिए, इस केस स्टडी की कोई लाइन भी या कोई टेबल भी या कोई फिगर या कोई डायग्राम या कोई अपेंडिक्स या कोई नंबर इररेलेवेंट या अननेसेसरीली नहीं लिखा। हर एक चीज यूज हो सकती है, अब आप यूज कर ना पाए, दैट इज योर बैड, लेकिन केस स्टडी के अंदर हर लाइन, हर हर एस्पेक्ट दिया हुआ होता है, और हर एस्पेक्ट इसीलिए दिया होता है ताकि आप उसको मैक्सिमम तरीके से यूटिलाइज कर सकें। सो ये कहना कि क्वेश्चंस के अंदर हमें रेफरेंस मटेरियल नहीं मिल रहा केस में से, ये एक इंतहाई बेवकूफी वाली बात होती है। बहुत रेफरेंस मटेरियल होता है, इतना रेफरेंस मटेरियल होता है कि आप एक केस स्टडी में से 2 पूरे पूरे पेपर्स सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो रेफरेंस मटेरियल तो हो। अच्छा जी, जब ये आपके 15 मिनट चले गए, तो अब ये वो टाइम है जब आपने पूरी केस स्टडी को रीड आउट किया हुआ है, और केस स्टडी को रीड आउट करके आपने, देखो, कोई भी चीज रीड करने के ना 2 तरीके हो। एक तरीका, और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप लोग इसे टोटली उसको डिनाई भी कर सकते हैं और डिसएग्री भी कर सकते हैं इससे, लेकिन आई आई थिंक कि दिस हैपेंस। पहला तरीका तो इसका ये है कि जब आप केस स्टडी पढ़ रहे होते हैं तो हम पढ़ते हैं बहुत तेजी से, ठीक है। रेफरेंस बहुत अजीब सा देने वाला हूं मैं इस चीज का। आप इस तरह से पढ़ते हैं जैसे हम कुरान मजीद पढ़ते हैं, सही, अल्लाह ने लिखा है ना, अच्छा ही लिखा होगा बस, ठीक, कुछ नहीं समझ आता, सही है। ना हम रहमान और रहीम पे खुश होते हैं, ना हम जुल जलाल पर डर में आते हैं, तो उसी पैटर्न में सब पढ़ देते हैं। इस तरह से पढ़ने से ना तो कुरान का कोई फायदा है, समझ भी नहीं आना, ना ही इसके स्टडी का फायदा है, समझ नहीं आना। ऑन द कॉन्ट्ररी, जैसे हम नॉवल पढ़ते हैं या कोई स्टोरी पढ़ते हैं, ठीक है, उस वक्त हम लोग वो स्टोरी पढ़ रहे होते हैं तो हमारे जहन में विविड आइडियाज आते हैं, उसे कैरेक्टर्स बिल्ड होते हैं, वो सिनारियो बिल्ड होता है, हमारे इमेजिनेशन में वो चीज चलती है। कुरान को असल में ऐसे ही पढ़ना चाहिए जैसे हम स्टोरीज पढ़ते हैं, लेकिन हम वाइस वर्सा चलते हैं, दिस इज रॉन्ग, और नहीं करना चाहिए, कोशिश करें कि ना करें।
देयरफॉर इस चीज को भी जहन में रखो, जब आप केस स्टडी पढ़ो ना, केस स्टडी में इट हैज टू बी विविड, ठीक है, इट शुड मेक सम काइंड ऑफ इमेजिनरी सीन इन फ्रंट ऑफ यू कि थिंग्स आर गोइंग बैड, पीपल आर लाइक डूइंग सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब उसकी इमेजिनेशन में ना बैठ जाना, जस्ट इंश्योर कि रीड द केस स्टडी इन सच अ वे कि आपको वो चीज क्लियर हो। तो रीडिंग इज द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको अपने केस के पेपर, केस स्टडी वाले पेपर 3 के अंदर आपको सक्सेस की तरफ लेके जा सकते। अगर आपने केस स्टडी सही तरीके से नहीं समझी हुई और आपने वो 15 मिनट से पहले या 15 मैक्सिमम मिनट तक नहीं पढ़ी हुई, you are going to consume a lot of time in writing or developing an answer, plus you won't be scoring high. ठीक है, नंबर 2, सही है। अब आपका जो दूसरा स्टेप है जिसपे आप अपने आंसर्स के अंदर या अपने पेपर के अंदर आप बहुत ज्यादा उसके अंदर आप एक तरह का सक्सेस फैक्टर ऐड कर सकते हैं, इज टू प्लान योर आंसर्स। आई हैव नेवर सीन एनी स्टूडेंट डूइंग दिस थिंग एंड येट दे आर कंप्लेनिंग कि सर हम बस जिस वक्त क्वेश्चन पढ़ते हैं उस वक्त सोचते हैं हमने कौन सा पॉइंट लिखना है। नहीं, आप ये जहन में रखें कि आप लोगों की टेंडेंसी जो है ना, आप आहिस्ता आहिस्ता थकते जा रहे हैं, यू गेटिंग टायर्ड। पहले क्वेश्चन के अंदर यूर प्रीटी फ्रेश, दूसरे क्वेश्चन में यूर फाइन, तीसरे क्वेश्चन में यूर ओके, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन में यूर एग्जॉस्टेड, फिफ्थ क्वेश्चन में यूर डेड, और सिक्स क्वेश्चन में ऑलरेडी फ्यूनरल हो चुका होता है, फ्यूनरल के बाद आफ्टर पार्टी भी हो चुकी होती है। सो दैट इज हाउ योर क्वालिटी डिटर्मिनेट्स, सही है। और आप पहले 3-3.5 क्वेश्चंस के अंदर, 3 क्वेश्चंस के अंदर जो मिला जुला के अगर मैं देखूं तो 10 मार्क का एक क्वेश्चन होता है, 12 और 6 मार्क का एक क्वेश्चन, 26 मार्क्स ये आपके पास हो गए, 28 मार्क्स ये हो गए, और एक 16 मार्क का एक क्वेश्चन, ठीक है, 28 एंड 30 44, सही है। अब ये 44 मार्क्स का जो अटेम्प्ट है उसमें आप एग्जॉस्ट हो चुके हैं, रिमेनिंग अभी आपका 56 मार्क्स का पेपर रहता है और वो टोटली डेड फेज में आप करने वाले। अभी तो 48 में से आपने कुछ स्कोर किया नहीं है, सही है, और वो भी उसमें से कुछ स्कोर किया 30 के अराउंड किए, तो बाकी का जो 58 का जो स्कोर है, जो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन 4, 5, 6 जो क्वेश्चंस हैं उसमें टोटली डेड, सी यू टोटली एग्जॉस्टेड, देयरफॉर यू आर नॉट गोइंग टू स्कोर हाई। और जब आप स्कोर हाई नहीं कर रहे होंगे तो डेफिनेटली उस पर फिर आपको पैनिक अटैक्स भी होंगे, सब चीजें होंगी। सो इट्स गोइंग टू बी वर्स्ट केस सिनेरियो, वर्स्ट केस सिनेरियो में हम बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीजें ज़हन में रखो, यू नीड टू प्लान। अच्छा, हाउ टू प्लान? सबसे पहली चीज तो ये कि जब आप 10 मार्क के लिहाज से बात कर रहे हो तो इंश्योर करना है कि आपके पास कोई 3 पॉइंट्स आपके जहन में क्लिक कर, कि आपसे अगर एनालाइज द लाइकली इंपैक्ट पूछा है तो यू नो कि मुझे 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव लिखने हैं, या 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव लिखने हैं, 2 नेगेटिव 1 पॉजिटिव, ठीक है। यू नीड टू नो आपको क्या पॉइंट लिखने हैं, तो यूज योर पेंसिल। और ये 10 मिनट जो है आपके पास, ये जो आपके पास 10 मिनट है, नेक्स्ट फॉलोइंग 10 मिनट है, ये 10 मिनट असल में आपके पास है, यू हैव टू क्रिएट अ चीट शीट, सही है, यस, चीट शीट। आप एक चीटिंग का मटेरियल बना रहे हैं, और वो चीटिंग का मटेरियल कैसे बना रहे हैं? ड्यूरिंग द एग्जाम आप चीटिंग का मटेरियल, सही है। आप पेंसिल लेकर क्वेश्चंस के आसपास डिफरेंट पॉइंट्स आप लिख रहे हैं जो आपने उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर इंबेड कर रहे हैं। कब कर रहे हैं? जब आप अपने मोस्ट एफिशिएंट माइंडसेट के अंदर बैठे हैं, सही है। क्योंकि आप जब थकना शुरू होंगे ना तो आप पॉइंट मिस करना शुरू करेंगे, जब आप पॉइंट मिस करना शुरू करेंगे तो वो इंस्टेंसेस मिस हो जाएंगे जो स्कोरिंग। सो आपने उस वक्त ये चीजें सोचनी है सारे क्वेश्चंस के बारे में कि यार जब ये क्वेश्चंस आ रहे होंगे तो उसको मुझे सोचना ना हो, आई हैव अ सर्टेन चीट शीट रिटन एट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर, सही है, या क्वेश्चन के आसपास मैंने पेंसिल से लिखी भी हो, तो मैं जस्ट उसको रेफरेंस करना शुरू कर दूंगा एंड आई बिकम मोर कंफर्टेबल इन राइटिंग डाउन क्योंकि आई नो कि आई हैव रिटन दैट। अब मुझे पॉइंट सोचना नहीं पड़ रहा, मुझे पॉइंट पहले से पता है मुझे किस बारे में बात करनी, ठीक है। सो ये इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 12 मार्क के अंदर भी मैं ऑलवेज कंसिडर के आप 3 पॉइंट्स के साथ, ठीक है। आप 16 मार्क के अंदर आप जाइए 4 पॉइंट्स के साथ, और 20 मार्क के अंदर भी आ जाइए 4 पॉइंट्स के साथ। खैर एसएस का तो एक बिल्कुल डिफरेंट स्ट्रक्चर है, और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के लिहाज से एसएस के ऊपर मैंने अलग से आपको पूरी एक वीडियो समझा दी, सही, पूरा लेक्चर एक मैं दूंगा 20 मार्क को कैसे अटेंड।
और एक मैंने अभी एक आपके साथ स्क्रिप्ट राइटिंग जो आंसर चेकिंग का जो एक है स्टैंडर्ड लेक्चर जो है वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, ठीक है। तो अब ये चीज ध्यान में रखो कि आपके पास आपने इससे ज्यादा नहीं सोचना और आपको ये क्लियर होना चाहिए कि यार मुझे कौन कौन से जो कीवर्ड्स हैं वो हाईलाइट हो रहे हैं, सही है, कि आपके पास 10 मार्क के अंदर आपको किस कीवर्ड को हाईलाइट करना है, 12 मार्क में किन कीवर्ड्स को हाईलाइट करना है, 16 मार्क में किन कीवर्ड्स को हाईलाइट करना है, 20 मार्क में किन उनको हाईलाइट करना है। कीवर्ड्स क्या है? Keyword plays a vital role. That basically gives you the structure, that basically gives you the sequence, the pattern of the answer. ठीक है? So if you know कि आपको लिखना क्या है पहले से ही predetermined हो, तो definitely आपको करना क्या है। Number 2, जब आप प्लान कर रहे होते हैं ना आंसर्स, तो कैलकुलेशन वाले टाइम पर, कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस के अंदर फॉर्मूले वहीं के वहीं पेंसिल से लिख देते। इन्हीं 10 मिनट के अंदर you are writing down the formula of the calculation as well. So it's not then at the point of your attempt आप शायद ये सोच नहीं रहे होते कि आपको फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला पहले से लिखा होता है, चीट शीट बनाइए ना आपने हर चीज। दिस चीट शीट इज गोइंग टू हेल्प, इट्स गोइंग टू वर्क वंडर्स, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। और ये भी चीज ध्यान में रखें कि जब आप आंसर्स कर रहे हो तो उन आंसर्स के अंदर आप जिस वक्त उन पॉइंट्स को देख रहे होंगे ना, आपको खुद ही खुशी होनी शुरू हो जाए, क्या कितनी जबरदस्त बात है, मुझे तो पता है। और जो भी कोई रेफरेंस पॉइंट है, जैसे मैंने 12 मार्क के अंदर जो मैंने पूरी एक लेक्चर अपलोड किया हुआ है, उसमें अगर आप जाके देखो तो 12 मार्क के मैंने बहुत सारे इंस्टेंसेस के बारे में बात की है, 12 मार्क को अटेम्प्ट कैसे करना, कौन कौन से कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना, ठीक है। आपने वो चीजें अंडरलाइन करनी है और आप लोगों ने इसके आगे चीजें लिखनी शुरू कर देनी पेंसिल से। ये 10 मिनट में आप करते हैं ना, और ये कब प्रैक्टिस करोगे? ये प्रैक्टिस करोगे इन 15 केस स्टडीज में। ये प्रैक्टिस, ये जो 25 मिनट्स की ड्रिल है ना, ये 25 मिनट्स ड्रिल जो है ये आपको 15 केस स्टडीज में करनी है। आई कैन अश्योर यू, यू डू दिस and you will be happy at the time of examination. सही है ना? क्योंकि आपकी ड्रिल हो चुकी होगी ना, आपको रीडिंग करनी आती होगी, आपको पता है मुझे किस तरह से पढ़ना है, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट्स वहां पर भी आएंगे। तो आपने अगर अभी बैठ के थॉट प्रोसेस करके पॉइंटर्स बना के रख लिए अपने पास, क्या अगर ये टॉपिक आ रहा है तो मैं ऐसा से कर रहा हूँ, ये टॉपिक आ रहा है तो मैं ऐसा से कर रहा हूँ, और इस तरह से क्वेश्चन आता है, तो उसी तरह का ही क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन नहीं आएगा। आई एम नॉट सेइंग एग्जैक्ट सेम वर्ड्स आर गोइंग टू गेट रिपीटेड, मैंने ये नहीं कहा। मैं ये कह रहा हूँ कि उस तरह का रिलेटिव बेसिस आ जाएगा। तो जब रिलेटिव बेसिस आ जाएगा तो पता है यार, ठीक है कि एक अगर कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है, एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है, तो उसमें मुझे क्या सोचना है, क्या अदर इन्फॉर्मेशन डालनी है। अगर मार्केटिंग प्लान का क्वेश्चन आ रहा है तो मुझे किस तरह से पॉइंट को स्ट्रक्चर करना है। सेल्स फोरकास्टिंग आ रहा है तो मुझे किस तरह से पॉइंट को डिस्कस करना है। क्रिटिकल पाथ आ रहा है तो मुझे कैसे डिस्कस करना है। व्हेन यू हैव दिस पर्टिकुलर आइडिया ना, तो एट द time of examination it is going to be pretty easy for you. So this makes around 25 minutes of your precious 3 hours. सही है? And believe me, if you work this way, remaining time of the paper is going to be a pleasant journey for you. ठीक है। अब तीसरी चीज जो चीज आती है जिसके बारे में मैं हमेशा से कहता हूं, दैट इज अ टाइम वर्सेस क्वालिटी। ठीक है, तीसरी चीज जो आप लोगों को अपने जहन में रखें, टाइम वर्सेस क्वालिटी का मतलब ये है कि आपका जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, उस क्वेश्चन के आंसर करने में या तो आप क्वालिटी मेंटेन कर सकते हो तो टाइम हाथ से निकल जाता है और पेपर कंप्लीट नहीं होता। आप टाइम को कंट्रोल करना शुरू करते हो तो क्वालिटी लेकर नहीं आ पाते, फिर भी अगर नंबर्स अच्छे नहीं आते। तो यू हैव टू इंश्योर कि आपके पास एक जस्टिफाइड टाइम हो, जिस जस्टिफाइड टाइम के ऊपर रहते हुए आपने काम करना है। और ये याद रखिए कि जो आपके पास टोटल टाइम गिवन है, यानी कि यू हैव 100 मार्क्स, सही है, एंड यू हैव 150 मिनट्स। याद रखो टोटल पेपर के अंदर वी हैव 180 मिनट्स, 3 घंटे होते हैं हमारे पास। अभी हम लोगों ने इसमें 25 मिनट्स कंज्यूम कर लिए हैं रीडिंग और प्लानिंग के अंदर। 5 मिनट हमारे पास बचे हुए, वो हम स्पेयर में डाल देंगे, एंड में डाल देंगे, स्पेयर में डाल देंगे, ठीक है ना। लेकिन ये याद रखो कि अब आपके पास 150 मिनट्स हैं, तो इसका मतलब ये है कि पर मार्क आपके पास जो है, आपके पास 1.5 मिनट, सही है। और 1.5 मिनट का मतलब ये है कि अगर आपके पास जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, सही है, वो आपने करना है 15 मिनट्स के अंदर, सही है। अगर आपके पास 12 मार्क्स का क्वेश्चन है तो वो आपको करना है 18 मिनट्स के अंदर, सही है। अगर आपका 16 मार्क्स का क्वेश्चन है तो वो आपको करना है 24 मिनट्स के अंदर, सही है। अगर 20 मार्क्स का क्वेश्चन है तो वो करना है आपने 30 मिनट्स के अंदर, सही है।
अब इसका मतलब ये है कि अगर आपके 6 मार्क की कैलकुलेशन आती है तो वो करनी है आपको 9 मिनट के अंदर। और ये याद रखना, इस तरह के 2 क्वेश्चंस होंगे, इस तरह के 2 क्वेश्चंस होंगे, इस तरह के 2 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है? और रिमेंबर दिस, ये जो पॉइंट है ना, ये चीज, ये टोटल मिलेंगे आपके पास मिला के 18 मिनट्स। और 18 मिनट्स में कैलकुलेशन होती नहीं है, 3 या 4 मिनट में होती कैलकुलेशन। सही है? मैक्सिमम 5 मिनट लगते हैं कैलकुलेशन करने में, इससे ऊपर कैलकुलेशन का टाइम लगता नहीं है। एंड यू हैव 18 मिनट्स। सही है? जो टाइम भी आपका बचेगा, याद रखें, वो टाइम आपने इसको बफर देने में और इसको बफर देने में लगा। सही है? रिमेनिंग आपके पास अभी यहां पर +5 मिनट्स पड़े हुए हैं। कीप देम रिजर्व, कीप देम रिजर्व। सही है? ये 5 मिनट आपके पहले से रखे हैं, जो आपने टाइम को स्केड्यूल करके आपने किया हुआ, ये 5 मिनट, ये आपका वो रेनी डे टाइम है जो आपको। ठीक है? सो अगर आपने पहले से कैलकुलेशन के बारे में सोचा हुआ हो, पहले से आपने उसको 10 मिनट उसमें लगाए हुए हो, तो आप बड़े आराम और सुकून से ये काम कर सकते हैं। और ये भी ज़हन में रखो कि आपके पास टाइम बचना चाहिए, इसलिए आपने कोई एमी-टेमी बातें नहीं करनी। सही है? लबी करने की जरूरत नहीं है, टू द पॉइंट बात करें, 3 पॉइंट्स के लिए हाथ से चलें, अल्लाह अल्लाह खैर से। सही है? और ये चीज ज़हन में रखिएगा कि व्हेन यू आर लाइक controlling the particular flow, when you're controlling the time, say when you know what to write and how to write, you are maintaining the quality. सही है? और आपको बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी। और ये मैं आपको क्लियरली बता सकता हूँ कि unless and until you're not practicing the whole paper in one go, you cannot understand the pain, you cannot understand the pressure, you cannot understand the misery you are going to face at the time of examination, जब आपके पास पॉइंट्स आ रहे होंगे, आप फ्रस्ट्रेट हो रहे होंगे और आपको टाइम नहीं होगा, या टाइम होगा और टाइम का टाइम ही है, लेकिन आई कुछ नहीं रहा, क्या करूंगा? सही है? तो यू नीड टू इंश्योर कि इसमें आपको somehow this is the worst part of this paper, कि आपको बकायदा लिख कर प्रैक्टिस करनी है। यू हैव टू इंश्योर कि आपको ये काम करना। ठीक है? देन हमारे पास जो तीसरी फोर्थ मोस्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, सही है? ये प्लीज ज़हन में, प्लीज आई रिक्वेस्ट एवरीवन, प्लीज आप अपने क्वेश्चन को बार बार पढ़ें व्हेन यू रीड द क्वेश्चन। और इसका मतलब ये क्वेश्चन ही पढ़ते रहें, आप पैराग्राफ कंप्लीट करें, एक पूरा पॉइंट कंप्लीट करें, उसको नॉलेज में लेके जाएं, उसको अप्लाई करें, एनालाइज करें, उसको इवैल्यूएट करें, रीड द क्वेश्चन अगेन। देन अगला पॉइंट लिखें, अप्लाई करें, एनालाइज करें, इवैल्यूएट करें, रीड द क्वेश्चन अगेन। सही है? देन थर्ड पॉइंट लिखें, उसको रीड करें, एनालाइज करें, इवैल्यूएट करें, रीड द क्वेश्चन अगेन। देन अदर इंफॉर्मेशन पे जाएं, रीड द क्वेश्चन अगेन, देन कंक्लूजन पे जाएं और खत्म। सही है? ये क्यों? क्योंकि ये बहुत जरूरी है। आपका आंसर मुसलसल उस क्वेश्चन को रेफर करना चाहिए जो पूछा जा रहा है, इंस्टेड इट बिकम्स अ कंटिन्यूएशन ऑफ योर प्रीवियस। ये बहुत दफा देखा जाता है, बच्चा अपनी तरफ से अगला पॉइंट लिख रहा होता है, क्योंकि उसे क्वेश्चन देखा हुआ नहीं होता, तो वो ओरिजिनली वो थोड़ा सा दूर होना शुरू हो जाता है फ्रॉम द केस इटसेल्फ। एंड दैट इज वेयर इट इज रियली इंपॉर्टेंट कि आपने अगर केस स्टडी नहीं पढ़ी हुई है, या केस स्टडी पढ़ी हुई भी है, इवन आपने क्वेश्चन नहीं पढ़ा हुआ, तो आपका आंसर आहिस्ता आहिस्ता एक रॉन्ग डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाएगा, विच मे नॉट रेफर टू द कंडीशन और सिचुएशन आस्क्ड इन द क्वेश्चन। सो आप शुरू में तो शायद हो सकता है, जैसे मैं एक बात करता हूँ, डिस्कस द इंपॉर्टेंस या डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्स फोरकास्टिंग इन मेकिंग मार्केटिंग एंड ऑपरेशनल डिसीजंस। ठीक है? सिंपल सा क्वेश्चन है, डिस्कस द इंपॉर्टेंस या डिस्कस द यूजफुलनेस ऑफ सेल्स फोरकास्टिंग इन मेकिंग मार्केटिंग एंड ऑपरेशनल डिसीजंस। सही? अब इसने दो तरह से आपसे बात कर ली कि मार्केटिंग ऑपरेशंस की बात भी करो और ऑपरेशंस की बात भी। सही है? अब ये याद रखना कि अगर आपका आंसर मार्केटिंग पे से चला गया ना, ऑपरेशंस की बात नहीं की, तो आपने क्वेश्चन के पूरे के तो आंसर किया ही नहीं, आपने हाफ पे आंसर किया। अब आप 50,000 पॉइंट भी दे देंगे, सिंस यू हैवंट मेंशन्ड एनी ऑपरेशनल डिसीजन
के अंदर उसकी यूजफुलनेस। सो एग्जामिनर कहता है आधा काम तो तुमने किया ही नहीं भाई, अब तुम 50 पॉइंट भी लिख दो और ये मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ बता रहा हूँ आपको, ये 16 मार्क्स का है। तो रिगार्डलेस कि आपने ऑपरेशंस पर लिंक नहीं भी किया, you won't be getting a complete level of analysis and complete level of an evaluation. Hence, you are not going to score more than 8. 8 से ज्यादा तो हमने स्कोर करना ही नहीं है क्योंकि हमने ऑपरेशंस की बात ही नहीं की। और अगर एक बच्चा वो कहता है यूजफुलनेस, ठीक है, उसको अंडरलाइन कर लिया, फिर उसने कहा जी मार्केटिंग, उसको भी अंडरलाइन कर लिया, ऑपरेशन उसको भी अंडरलाइन कर। अब इसका मतलब ये कि मुझे सेल्स फोरकास्टिंग की यूजफुलनेस बतानी है, कुछ मुझे बतानी है किसके ऊपर है, मार्केटिंग के ऊपर। और जब हो जाएगा तो I start writing down the first advantage, first usefulness of sales forecasting, and somehow linked it during my analysis and evaluate its importance for market. सही है, तो मैंने मार्केटिंग से उसको लिंक मैंने इवैल्यूएशन में कर लिया। तो अब ये चीज मेरी कंप्लीट हो गई है। मैंने दोबारा क्वेश्चन पढ़ा, मैंने कहा यूजफुलनेस बता दी, मार्केटिंग बता दी, यार एक और बताता हूँ, एक और फायदा लिखा और उसको मैंने मार्केटिंग पे इवैल्यूएट कर दिया। सही है, वो भी हो गया। जब हो गया मैं दोबारा क्वेश्चन पे गया, मैंने मार्केटिंग के ऊपर लगा दिया क्रॉस कि भाई मार्केटिंग तुम तो हो गए, अब कौन रह गया, ऑपरेशंस रह गया। अब अगला जो एडवांटेज आएगा उसको जाना चाहिए किस पे रेफरेंस करते हुए, ऑपरेशंस के ऊपर। तो अब मैं पूरी बात कर रहा हूँ क्योंकि आई हैव रेड द क्वेश्चन। अदरवाइज होता क्या कि मैं जब आंसर लिखना शुरू करता तो उस आंसर के अंदर मुझे पता ही नहीं मेरी बात क्या करनी, मैं तो सिर्फ और सिर्फ यूजफुलनेस समझा के निकल जाता या मार्केटिंग से ही बात करते हुए निकल जाता। मार्केटिंग जेन में रहा ना, ऑपरेशन जेन में नहीं रहा मैंने। जब ऑपरेशन जेन में नहीं रहा तो गए आधा नंबर। और यही वो रीजन है जो 12 मार्क के अंदर भी या 16 मार्क के अंदर भी या इवन 20 मार्क के अंदर भी जो है बच्चा 50% स्कोर क्यों करता है, तो इसी वजह से करता है, वो क्वेश्चन पढ़ता नहीं। जब क्वेश्चन पढ़ेगा तो चीज समझ आ जाएगी, और जब चीज समझ आ जाएगी तो आप आराम से कर सकते हैं। और ये याद रखें, मैं फिर वही चीज कर रहा हूँ, अगर आप ये 15 केस स्टडीज कर लेते हैं, सही है, ये जो 15 केस स्टडीज के बारे में बात कर रहा हूँ बार बार, ठीक है, ये जो 15 केस स्टडीज हैं, अगर आप ये 15 केस स्टडीज को कर लेते हैं तो ये याद रखिएगा कि आपके लिए इन केस स्टडीज में से ही टॉपिक्स फाइनल एग्जाम में नजर आ रहे हैं, इनके ही सिनारियोज का रिलेटिव सिनारियोज जो हैं वो केस स्टडी में नजर आ रहे हैं, इन केस स्टडीज के क्वेश्चंस ही और उनके रिलेटिव थोड़े से 90-95% मोर लेस द सेम क्वेश्चन ही आपको विद सम काइंड ऑफ लिटिल बिट चेंजेस, जैसे फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल आ गया या रेशियोज आ गए या कॉस्टिंग आ गई, ठीक है, तो भाई अब कॉस्टिंग के सेम नंबर्स तो नहीं आएंगे ना, नंबर चेंज हो जाएंगे, इतना तो चेंज आता है ना, ठीक है। तो मार्केटिंग की क्वेश्चन अगर आ गया तो सेल्स फोरकास्टिंग क्वेश्चन आ गया तो सेल्स फोरकास्टिंग का हो सकता है वो टेबल चेंज कर दे, थोड़ा सा टेबल में नंबर चेंज कर दे, तो वो तो चीज हो सकती है। लेकिन सेल्स फोरकास्टिंग के बारे में बात अगर की हुई है और आपको पता है कि सेल्स फोरकास्टिंग को हैंडल कैसे करना है, तो व्हेन यू लुक एट द पर्टिकुलर क्वेश्चन, सही है, तो आपको पता होगा हाउ टू हैंडल इट, और व्हेन यू नो हाउ टू हैंडल इट देन यू हैव मोर आइडियाज टू enrich your question answer, ठीक है। सो इस चीज को ध्यान में रखें कि आपका टाइम स्पैन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड देन यू हैव टू रीड द क्वेश्चन एवरी सिंगल टाइम, और आपको हर पैराग्राफ के बाद जो क्वेश्चन है उसको पढ़ना लाजमी है। द फिफ्थ एंड द लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो मैं जिस टिप के बारे में हमेशा से फोकस रखता हूँ वो ये है कि आप लोगों के जो कंक्लूजन्स हैं, सही है, जो कंक्लूजन्स हैं, जिन कंक्लूजन्स की हमने बात करनी है 16 मार्क के अंदर, 12 मार्क के अंदर, सो कंक्लूजन्स ठीक है, कंक्लूजन मस्ट रेफर टू सर्टेन बिजनेस ऑब्जेक्टिव, ये आप समहाउ कर लें। और बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स के अंदर मैं आपको बता देता हूँ, अच्छा अब एक और टेक्निक भी समझ लो कि हमारे पास कितने क्वेश्चंस हैं जिनके अंदर हमारे पास कंक्लूजन की जरूरत होती है। वी हैव 2 क्वेश्चंस ओवर हियर जिसमें कंक्लूजन की जरूरत है, वी हैव 2 क्वेश्चंस ओवर हियर सेक्शन ए के, ठीक है। डेफिनेटली 20 मार्क के अंदर भी कंक्लूजन की जरूरत होती है, लेकिन इसकी कंक्लूजन पूरी डिफरेंट होती है, तो हम बिल्कुल एक नए सीक्वेंस में कर सकते हैं। लाइक वी हैव 4 क्वेश्चंस जिसमें हमने कंक्लूजन सेट करती हैं, और कंक्लूजन का जो डायरेक्शन है वो बिजनेस ऑब्जेक्टिव की तरफ होना लाजमी है, ठीक है। और बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स के अंदर अब ये आप अपने लिहाज से सेट कर लें कि आपके पास 4 कौन कौन से बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। नंबर 1, आपने इस जो आप बात कर रहे हैं उसके थ्रू आप बिजनेस को सरवाइव करवाना चाह रहे हैं कि इस काम से करने से बिजनेस अपना सर्वाइवल कवर कर सकता है या बिजनेस जो है अपना ग्रोथ कवर कर सकता है
ठीक है, या बिजनेस जो है अपनी सेल्स इंक्रीज कर सकता है, ठीक है, या बिजनेस जो है अपनी कंपेटिटिवनेस इंक्रीज कर सकता है। सेल्स कर लो या प्रॉफिट कर लो, सही है। इन चार में से हर क्वेश्चन के साथ कोई एक अटैच कर लीजिएगा। याद रखिए, कोशिश करें कि ये रिपीट। अगर आपने एक दफा एक क्वेश्चन के साथ सर्वाइवल का फैक्टर लगा दिया तो अगले क्वेश्चन में किसी और को लिंक कर दो यार, ठीक है। और ये पता कैसे चले, ये पता चलेगा जब आप केस स्टडी पढ़े। और ये मैं आपको गारंटी बता सकता हूँ कि आप खुद, हर बच्चा जो है उसको पकड़ के बता सकता है कि सर इस एचआर के अंदर बिजनेस ग्रो करना चाह रहे हैं या सर्वाइव करना चाह रहे हैं, मार्केटिंग के अंदर बिजनेस सेल्स बढ़ाने के मूड में या प्रॉफिट बढ़ाने के मूड में, सही है। ऑपरेशंस के अंदर बिजनेस जो है वो कंपेटिटिवनेस हासिल करने के मूड में, क्या करने के मूड। तो आपको ये बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा हर चीज के अंदर। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आपने अगर केस स्टडी थॉरोली की हो तो यू गेट द आइडिया कि उस पर्टिकुलर टॉपिक, उस पर्टिकुलर सेक्शन जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वहां पर बिजनेस का पर्सपेक्टिव इस वक्त है क्या, ठीक है। बिजनेस का पर्सपेक्टिव जब आपको समझ आ जाएगा ना यार, एचआर के अंदर दे वांट टू ग्रो, लेकिन मार्केटिंग के अंदर दे आर सर्वाइविंग, इट इज पॉसिबल। ऑपरेशंस के अंदर हाँ, दे आर सर्वाइविंग एज वेल, लेकिन इट्स नॉट दैट मच। तो दे कैन लाइक फोकस ऑन कंपैरेटिवनेस। हाँ, ठीक। ये चीजें अब आपके पास, आपका जो कंक्लूजन है वो किसी एक डायरेक्शन पे जाएगा। यानी कि चार क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, सेक्शन ए का। इन चारों क्वेश्चंस के अंदर आपको एंड करना है with a conclusion, और conclusion requires some business objective to be achieved। अगर आप वो बिजनेस ऑब्जेक्टिव अचीव करने में कामयाब हो जाते हैं, दैट मेक्स सुपर सेंस कि यार आप जो बात कर रहे हैं ना उससे आपकी बात को वेरीफाई कर दिया, जस्टिफाई कर दिया, क्योंकि आपकी वजह से एक ऑब्जेक्टिव मीट हो। अच्छा, अब इसमें बच्चे के जहन में, सर अगर मैंने गलत आइडेंटिफाई कर दिया तो? गलत आइडेंटिफाई करने के कोई नंबर नहीं कटते। याद रखो, जजमेंट निकालने में, जज करने में, एग्जामिनर के लिहाज से, वैसे तो रियल लाइफ में किसी को जज नहीं करना चाहिए, लेकिन एग्जामिनर ये चाहते हैं कि अगर आप जजमेंट शो कर रहे हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्या जजमेंट कर रहे हैं दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, लेकिन जजमेंट है आपकी या नहीं, अच्छा बुरा, ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इससे ये होगा, ऐसा नहीं होगा। दे रियली वांटेड टू लाइक सी कि वेदर यू आर इनटू द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस और नॉट। ये जो मे बी वाली कहानी होती है ना, कि मे बी ये हो जाएगा, मे बी वो हो जाएगा, तो एग्जाम में खुद से क्वेश्चन पूछता है भाई कि मैंने क्वेश्चन पूछा क्यों था। मैं भी तो मे बी पे ही एग्जिस्ट कर रहा हूं। मैं जब भी तो मे बी पे हूं, जब भी तो मैं आपसे पूछा रिकमेंड द चेंजेस इन मार्केटिंग प्लान, और आप ये कह रहे हो कि जी अगर ऐसे हो जाए तो ये कर ले, ऐसे हो तो ये कर ले। भाई यही तो प्रॉब्लम मेरे साथ है कि अगर ऐसे हो तो ये कर ले, ऐसे हो तो ये कर ले। भाई आप एक्सपर्ट हैं, आप बताएं कौन सा करें, सही है। बिल्कुल सिंपल एग्जांपल है कि अगर आपने आप किसी जगह पे शॉपिंग के लिए गए हुए और आप यू जस्ट कंफ्यूज कि यार दो कलर्स की टी शर्ट्स मुझे लेनी है, एक रेड कलर की, एक ग्रीन कलर की टी शर्ट है, और आप अपने किसी दोस्त से पूछते हो कि यार बताओ यार रेड कलर की टी शर्ट या ब्लू कलर ग्रीन कलर की टी शर्ट, और वो कहता है कि यार सोच ले तेरी मर्जी। तो आप कहोगे बहुत शुक्रिया आपका, तो सर आपने तो जिंदगी आसान कर दी मेरी। तो इतनी मुश्किल क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा और आपसे सवाल करने के बाद जब जवाब मिला, तो इट रिमेन्स अ क्वेश्चन, क्योंकि मैं भी इसी प्रॉब्लम में हूँ कि कौन सी सेलेक्ट करूं। तो पूछ से रहा हूँ कि भाई कोई एक बता दे, भले गलत बता दे, ताकि टेंशन फ्री हो जाऊं। सही, यही पॉइंट ऑफ व्यू एग्जामिनर का भी है। तो दे वांट योर ओपिनियन, दे वांट यू टू लिंक सम बिजनेस ऑब्जेक्टिव, ठीक है, गिव द रीजन टू इट। वो सही है, वो गलत है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सही है, सही गलत का कॉन्सेप्ट क्या है जब आप पूरा एनालिसिस कर रहे हो, ठीक है। अब जाहिर सी है एम्प्लॉय को निकाला, अब ये गलती हो जाएगी। वैसे मैं एक चीज बता दूं, हो सकता है बच्चे समझना शुरू हो जाए, तो सर ने कहा कुछ भी लिख दो, तो मैं कुछ भी लिख दूंगा। देयर कुड बी अ चांस के केस स्टडी के अंदर आप एम्प्लॉय की उसके लिहाज से बात कर रहे हैं, एम्प्लॉय लेबर टर्नओवर को कम करने की बात कर, क्योंकि एम्प्लॉय का लेबर टर्नओवर बहुत ज्यादा है और लोग जो है बहुत बुरे तरीके से जो है वो भाग रहे हैं, और ये वो फ्लाइट के हालात बुरे हुए हैं। तो ये चीजें, अब इन तमाम तर चीजों के अंदर अगर आप जहन में रखें, तो देयर कुड बी अ चांस कि बच्चा कहता है यार इसके थ्रू बिजनेस ग्रो करेगा। अरे भाई इसमें थोड़ी ग्रो कर सकता है, अब तो ये गलत हो गया, अब तो ये वाला गलत, ये तो इतने बुरे हालात दिखा रहे हो, उसमें ग्रो करने की बात थोड़ी, थोड़ा सा तो कॉमन सेंस इस्तेमाल कर सकते हो ना। और ये कॉमन सेंस कब इस्तेमाल होगा,
फर्स्ट 25 मिनट्स में। याद रखो, पेपर के आंसर लिखने के टाइम पे जब आप 150 मिनट्स के स्पैन में आ गए ना, अब सोचने का टाइम नहीं है। ये सारा सोचने का टाइम कब है? जब आप जो है वो 10 मिनट के अंदर आप काम कर रहे हैं। देयरफॉर व्हेन यू रीड अ लॉट ऑफ केस स्टडीज ना, आपकी तो रीडिंग एबिलिटी बढ़ जाएगी। तो वो 15 मिनट्स में आप रीड आउट नहीं करोगे थॉरली, वो आप तकरीबन 10 मिनट्स के अराउंड रीड आउट कर लेते हैं। देन दिस प्लान टाइम बिकम्स 15 मिनट्स टाइम। स्पेंड गुड टाइम इन प्लानिंग योर आंसर एंड देन एकदम से स्टार्ट कर दो। और शुरू जिस स्पीड पे करोगे उसी स्पीड पे एंड करना। ये नहीं करना कि जी मैं शुरू के आंसर में प्यारी प्यारी रीडिंग चल रही है तो बड़े सलीके से लिखे जा रहे हैं, तो ये हो रहा है तो वो हो रहा है, और आखिर जाके पता नहीं आप एक डॉक्टर का वो लिख रहे हो, जो दवाई का एक स्क्रिप्ट लिखता है वो। सही है? तो ऐसे नहीं होना चाहिए कि अजीब लंबी कर रहा है। आपने तेज ही लिखना है, आपने तेज ही लिखना है। पहले क्वेश्चन से आखिरी क्वेश्चन तक आपने तेज ही लिखना है, आपने स्लो नहीं होना है। ठीक है? तो इस चीज को प्लीज ध्यान में रखें। सो दीज आर द बेसिक टिप्स जो आपको क्लियर होनी चाहिए जब आप पेपर कर रहे हो। जब आप करें, आप 15 पेपर्स आप लोगों के सामने इस वक्त एग्जिस्ट कर रहे हैं, आप डाउनलोड करें। आप इन 15 पेपर पे ये जो मैंने आपसे बातें सारी की हैं इनको आप अप्लाई करें। गेट यूज टू द बेसिक basis of the case study. सही है? You will find a lot of repetitive things. You will find a lot of repeated conditions. सही है? बिजनेस साइज या बिजनेस टाइप शायद आपको रिपीट होती हुई ज्यादा नजर ना आए, लेकिन आपको बहुत सारी चीजें जो है वो आपको वहां पर रिपीट होती हुई नजर आएंगी। क्वेश्चन के लिहाज से, कॉन्सेप्ट के लिहाज से, बिजनेस की डायनामिक्स के लिहाज से आपको चीजें नजर आनी शुरू होंगी। एंड दैट विल मेक यू मोर कंफर्टेबल व्हेन यू गोइंग and attempting your final examination, inshallah. That's it for today. Thank you very much. Assalamu alaikum.